बारिशें ना मन छुएंगी, स्वप्न आना छोड़ देंगे, पतझड़ों से दुख न होगा, पतझड़ों से दुख न होगा, नैन दर्पण तोड़ देंगे, तब मिलूंगा जब तुम्हें आशा न होगी, तब मिलूंगा। तुम दिखोगी मालिनों से बढ़ती कीमत पर झगड़ती, तुम दिखोगी मालिनों से बढ़ती कीमत पर झगड़ती, फूल जूड़े में नहीं तुम थाल में पूजा के धरती, थाल में पूजा के धरती, हाथ घुटनों पर रखे बिन बैठना उठना असंभव, हाथ घुटनों पर रखे बिन बैठना उठना असंभव, गालों के गड्ढे तुम्हारे, गालों के गड्ढे तुम्हारे, हंस हंसाना छोड़ देंगे, तब मिलूंगा जब तुम्हें आशा न होगी, तब मिलूंगा, तब मिलूंगा। इस खूबसूरत गीत के साथ हम रमेश जी का जश्न पोइट्री में स्वागत करते हैं। रमेश शर्मा जी जो कि गीत की दुनिया में एक प्रख्यात नाम माने जाते हैं और इनके हज़ारों लाखों फॉलोअर्स हैं डिजिटली और ऑफलाइन। आप राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से आते हैं जी जी, जो कि एक कठोर वीर भूमि है और आप प्रेम के कोमल गीत लिखते हैं, तो ये प्रेरणा आपको शुरू से कहाँ से मिली? वैसे जब आप कठोर भूमि बता रहे हैं, वीर भूमि, कठोर भूमि, महाराणा प्रताप से लोग जानते हैं, लेकिन मीरा भी वहीं से थी। जी जी। तो आपने हमेशा से प्रेम की ही विधा में अपनी बात कही है या आपने शुरुआत किसी और विधा से की? प्रेम के गीत मुझे छूते हैं, शुरुआत से तो मैंने प्रेम गीतों ही से की, लेकिन ज़िंदगी में जो 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 समय के परिवर्तन और जैसा जैसा समय लिखवाता गया, तो कहीं अंदर से किसी बात को लेकर अंदर से कुछ लगा मुझे, तो मैंने उन विषयों पे भी लिखा। कभी कभार बेटी को लेके लिखा, माँ को लेके लिखा, और भी गीत मैंने लिखे हैं। आपके आरंभिक जीवन के बारे में कुछ बताइए। मेरा सारा जीवन चित्तौड़ में ही निकला है, चित्तौड़गढ़। उसके पास एक छोटा सा गांव सेगवा करके नाम है। तो वहाँ और वहाँ लगभग 5 किलोमीटर का फासला है। आपके महानगरों के लिहाज से तो वो 20-25 किलोमीटर भी अपना ही शहर होता है। हमारे यहाँ तो 5 किलोमीटर में भी कि भाई ये वो गांव है और ये वो जगह, तो 5 किलोमीटर लगभग चित्तौड़गढ़ से है। तो हमारे जो पिताजी और ताऊजी वगैरह सब कारोबार उनका यहाँ था, साइकिलों से घर लौट आते थे, तो उसी दौरान स्कूलों के लिए या और किसी कारणों से स्कूल के लिए, पढ़ाई के लिए यहाँ आना जाना हमारा भी रहता था। कई बार हम पाँव पढ़ने स्कूल आते थे समय के हिसाब से कि भाई इतनी बजे पहुँचना, तो 4-5 किलोमीटर चल के हम जी उस दौर में। और उस दौर में 4-5 किलोमीटर कोई हैरत की बात नहीं थी कि कोई चल के स्कूल पहुँचे, क्योंकि मैं ही नहीं, मेरी पीढ़ी के कई लोग उस तरह जाया आया करते थे और 15-20 किलोमीटर की यात्राएं तो आसानी से कर लिया करते, तो उस दौर की बात है। कविता गीत कब शुरू हुए? अब ये मैं कुछ कह तो नहीं सकता, लेकिन विधिवत जैसे मैं समझता हूँ कि जैसे छोटा था तब भी क्लास में बच्चों को छेड़ने के लिए कुछ भी तुक की, पर उस समय ये पता नहीं था कि मैं ये जो कर रहा हूँ ये कविता है। अच्छा। ऊपर का अक्षर नीचे से मिला लिया, वो एक रहता ना, तो वैसा कोई दोहा है, उस दोहे को तोड़ मरोड़ के किसी को चिढ़ाने के लिए बच्चे को, साथ वाले 8वीं 6ठी 7वीं में जब बच्चे थे, तो उस समय वो तुकबाजी, उसके अंदर जो दोहे वगैरह आते थे, कोई कविता आती थी उसको तोड़ फोड़ करके लिखता था, पर मैं ये नहीं समझता था कि ये मैं कविता कर रहा हूँ। अच्छा। तो कच्ची पक्की जैसी भी थी, पर धीरे धीरे फिर जो जो समय आगे बढ़ता गया और यूँ गीत लिखे मैंने, पर ये मेरा प्रयास नहीं था कि मैं कहीं किसी को सुनाऊंगा, कुछ कहूँगा। मुझे शौक था गाने का। अच्छा। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि मैंने कुछ गीत वगैरह भी लिखे, तो वो उसका उद्देश्य ये नहीं था कि मैं कहीं सुनाऊंगा या कहीं अपना प्रभाव छोड़ूंगा, बस अपने मन के आनंद के लिए।
किस तरह के आप गीतकारों को या कवियों को या साहित्यकारों को आप पढ़ते आए हैं, या प्रभाव आपकी कविताओं पे या विधा पे है? मैं गद्य का पाठक उस समय भी था, अच्छा। आज भी हूँ, और अभी भी मुझे अगर सारी चीज़ें छोड़ के कोई मुझे पुस्तक भेंट करता, कहानी की, उपन्यास या कोई संस्मरण हो, मुझे आज भी वो उपहार बड़ा प्रिय लगता है। अच्छा, कोई खास कोई लेखक? मैंने यूँ समझो उम्र के दौर के साथ साथ उत्कृष्टतम और निकृष्टतम सारे लोगों को पढ़ा है। तो वो सारा कहीं न कहीं मनुष्य स्वभाव की वृत्तियां तो आपको दोनों पक्षों में मिलती है। जो सतही उपन्यास जो छुपा के पढ़े जाते हैं, वो उपन्यास जो आप गर्व से कहते हैं कि मैंने इन्हें पढ़ा है। तो उम्र का एक दौर था जब मैंने, उस ज़माने में वो बच्चों की कहानियों से शुरू हुआ था, चंपक और चंदा मामा और इस तरह की कहानियाँ शुरू हुई थी। उनसे होता हुआ फिर धीरे धीरे जो वो, जिन्हें लुगदी उपन्यास मैं नहीं समझता था उस समय कहे जाते थे, लेकिन उनको उस तरह पुकारे जाते हैं, यही गुलशन नंदा और ये उस तरह उस समय जो भी सामाजिक और जासूसी उपन्यास वगैरह थे वो मैं पढ़ा करता था। फिर धीरे धीरे इस तरफ जैसे यशपाल भी पढ़े हैं, फिर मैंने शिवानी भी पढ़ी हैं, शरद चंद्र भी पढ़े हैं, रविंद्रनाथ ठाकुर भी पढ़े हैं मैंने, और विदेशी साहित्यकारों के हिंदी अनुवाद भी मैंने पढ़े हैं। तो मेरा गद्य को लेके बड़ा रुझान रहा। आज भी मुझे कोई कविता की किताब दे तो मैं शायद उससे पढ़ने में आगा पीछा हूँ लेकिन उपन्यास अगर कोई देता है, संस्मरण कोई देता है, इस तरह का कोई गद्य वो देता है, तो मैं आज भी बड़े रुचि से उसे घर ले जाकर पढ़ता जरूर हूँ। मेरे ख्याल से ये कहते हैं कि अच्छे गद्य में कविता छुपी होती है। हाँ, शायद मेरे साथ ऐसा ही हुआ है, उसमें उल्लय होती है कविता। ऐसा ही होता है, मुझे ऐसा लगता है शायद गद्य का प्रभाव है। अच्छा, बचपन में खूब गीत गाने सुनने, फिल्मी गीत सुनने का शौक तो था ही, पर उन्हीं से कविता आई हो ऐसा नहीं कह सकते हैं, लेकिन उनका भी कहीं न कहीं थोड़ा सा रोल तो निश्चित मैं समझता हूँ होगा ही। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। मेरे पास एक आपके गीत का एक अंश है मैं पढ़ने का प्रयास करूँगा। प्रेम को प्रेम लिखती, दिन को वो दीन लिखती, जीना हुआ है मुश्किल अब तुम बीन लिखती, अशुद्धि में व्याकरण की वो शुद्ध भाव मन के, कहते थे आप बीती मैं तब से जानता हूँ, दर्पण में वो हर दिन खुद को नया नया सा, अचरज से ताकती मैं तब से जानता हूँ। जी, ये मेरे शुरुआती प्रारंभिक गीत हैं। तो ये मुझे काफ़ी एक्सपेरिमेंटल लगता है, क्योंकि इसमें आपने व्याकरण की अशुद्धियाँ जानबूझ के की हैं। हाँ, अपने वो एक मासूमियत का जो, हाँ, उसी में एक था कि आंखों में मोटे मोटे सपने, आंखों में मोटे मोटे सपनों की छोटी दुनिया, गोदी लिए वो फिरती भाभी की नन्ही मुनिया, मेरा ध्यान खींचने को उसे डांट कर रुलाती और फिर दुलारती थी मैं तब से जानता। वाह वाह, क्या बात है। तो ये इसी का हिस्सा, ये उसकी है, उसी का आगे का एक छंद है ये। अच्छा, छंद कहें या जो भी। तो इसका मैंने मेंशन इसलिए किया कि आज आपने सुना होगा टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब, बहुत सारे माध्यम हो गए हैं जहाँ पे युवा शायर, कवि अपनी कविताएं कहते हैं और कह सकते हैं, कहना आसान हो गया है। तो आप शुद्धता की काफ़ी बात करते हैं, भाषा में शुद्धता की काफ़ी बात करते हैं। कहीं कहीं कोई शब्द ऐसे होते हैं, जैसे किसी गीत में शाम शब्द बहुत बार आ रहा हो और कोई उसे हर बार शाम शाम करके दोहराए। अच्छा, तो मैं समझता हूँ, जो नहीं समझता उसे भी थोड़ा सा खटकता तो होगा। अच्छा, जैसे जय का जय कहीं कोई कर ले, जिंदगी का जिंदगी बोल दे, तो एकाएक चल जाता वो कहने का लहजा है, वो अलग अलग जगह। शाम को शाम कह के वो बार बार कहे कि शाम हो गई आजा। तो मेरे ख्याल से जो हिंदी नहीं से ज़्यादा उतना शुद्धतावादी नहीं है, उनको भी लगता तो होगा। तो कुछ बेसिक आपके व्याकरण के और भाषा के मानकों को मानना चाहिए, जो भी युवा शायर और कुछ तो मतलब बिल्कुल ही भाषा एकदम निकृष्ट ना हो जाए। हाँ, जो थोड़ा सा उच्चारण का रहता है कि भाषा को जैसे भाषा बोलूं तो एकदम थोड़ा सा लगेगा कि क्या कह रहे हैं। तो ये एक अच्छा संदेश है युवा शायरों और कवियों के लिए कि आप कुछ एक बेसिक व्याकरण और भाषा की शुद्धता का प्रयास करें। हाँ, भाषा का उच्चारण कम से कम इम्प्रूव हमेशा करते रहना चाहिए, आप होना चाहिए। एक ये दो लाइन बड़ी सुंदर हैं, जो जहाँ बनती है मेरी गाय वो ठूंठ तक भी हरा है, प्रिय गाँव मेरे तू चल मेरे शहर में क्या धरा है। हाँ, प्रिय गाँव मेरे तू चल तेरे शहर में क्या धरा है। ये नॉस्टैल्जिया की पोएम है क्या? हाँ, शायद हर कवि, हर साहित्यकार इस बारे में सोचता है कि वो पुराना जो बीत गया, पुराना जो रह गया, जो छूट गया, उस तक वो अपनी कविताओं के जरिए जाने का प्रयास करता है। गाँव अब तो खैर वैसे रहे नहीं, जैसे अब खाली कविताओं में कहने सुनने के, जो यादों में रहे हैं वो तो खैर रह ही नहीं सकते। लेकिन मैंने बचपन में वो गांव देखा है जो लगभग इस गीत में आया है। मैंने वो कुएं भी देखे हैं जिसमें सीढ़ियाँ उतर के नीचे जाते थे। बरसात के दिन में वो मुंह तक चले आते थे, इतने भर जाते थे कि लोग यूँ कुछ भी उसका
वो एक आता उसका दोना बनाकर उसमें से पानी ले लिया करते थे, और गायें में देखता था इस तरह ठूंठों से बंधी हुई। तो इसमें से कई दृश्य ऐसे हैं जो मैंने खुद ने अपने बचपन में अपने ननिहाल में अपने देखे हैं। और आप अपनी कविताओं से, गीतों से आप उनको रिविजिट करते हैं। हाँ, तो इसीलिए मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें, जैसे प्रेम को प्रेम लिखती जो अभी आपने उसके पहले बताया, उसके पीछे उस ज़माने में जब चिट्ठियाँ लिखी जाती थी तो इस तरह की अशुद्धियाँ में, जैसे मेरे कहीं से चिट्ठी आई उस ज़माने में आती थी जैसे, तो उस समय पढ़ने का शौक तो था ही, बैठे हैं क्या करें, 4 अंतर्देशी पढ़े हुए पुराने, तो उठा के पढ़ने लगे। जैसे चौथी पाँचवीं में होंगे, छठी में होंगे, तो चिट्ठियाँ पढ़ रहे हैं, तो मान लो कहीं नाना जी के यहाँ, बुआ जी के यहाँ से चिट्ठी आई है, तो उसमें कहीं पूज्यनी को कुछ उल्टा सुल्टा लिखा हुआ है, या कहीं कुछ शब्द ठीक से नहीं लिखा हुआ है, तो पढ़ते थे तो देखते थे, अरे देखो ये कैसा लिखा, सर ने तो ऐसा बताया था, तो वो दिमाग में रह गया। तो फिर आगे चल के मैंने उसको प्रेम के उसमें जोड़ लिया। बहुत सुंदर है। सारी चीज़ें उधर से आई है ये, कि उस समय मैंने अशुद्ध चिट्ठियाँ, लेकिन उस बात पकड़ में आ जाती थी कि कहा क्या जा रहा है, लिखा हुआ अशुद्ध था। अच्छा, आखिरी मेरा एक कम रैपिड फायर करते हैं दादा, उसमें मैं आपसे नाम लूँगा साहित्यकारों का, कवियों का, आप एक पंक्ति में कुछ उनके बारे में कहिए जो भी आपके दिमाग में है। तो पहला नाम है गोपाल दास नीरज। वो तो इतिहास है, याद किए जाएंगे गीतों की दुनिया में खास तौर से। संतोष आनंद जी, श्रेष्ठतम, बहुत अच्छे गीतकार हैं। गुलजार साहब, वो तो खेल कमाल ही, अपनी तरह का एक नया इस भीड़ में जगह बनाए हुए हैं। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, वो तो उनके बारे में तो मेरी क्या क्षमता है कि मैं कुछ कहूँ। आप पढ़ा तो होगा बच्चन जी को, कोई मेरे ख्याल कोई अछूता रह गया जो कभी? हाँ नहीं, कोई अछूता होगा जिसने नहीं पढ़ा होगा, खूब पढ़ा लोगों ने। जी जी। सोम ठाकुर, कमाल के गीतकार हैं, लेकिन अब भले ही वो मंचों पर उतने नहीं हैं, लेकिन नए लिखने वालों को उनके गीत सुनने चाहिए, समझने चाहिए। अच्छा, सही मायने में गीत है। तो ये हमारे सुनने वाले ध्यान दें, सोम ठाकुर जी को ज़्यादा सुने। हाँ नहीं, उनका जो गढ़न है गीत का कमाल है। डॉक्टर कुंवर बेचैन, हमारे गाजियाबाद के। हाँ, वो भी आपने जितने नाम लिए उनके लिए अलग अलग कुछ कहना चाहें तो अलग से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि सभी के लिए ये है कि भाई सभी अच्छे लोग हैं, श्रेष्ठतम हैं, क्योंकि सारे श्रेष्ठतम लोगों को ही आपने इसमें नाम जो आपने चुने हैं। डॉक्टर कुमार विश्वास, वो भी अपनी जगह। भाई आप देखो, नई पीढ़ी कविता तक पहुंची है उन्हीं के कारण। नए लोगों को लगा कि कविता क्या है, बाकी हो सकता कविता पीछे छूट जाती, लेकिन नए बच्चे सुनने लगे हैं। जब मैं कवि सम्मेलनों की भीड़ में उनको देखता हूँ, नए बच्चे जब उनकी अच्छी कही हुई किन 4 पंक्तियों पे जिस तरह से वाह वाह करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि देखो कविता नए बच्चों तक जा रही है, सुनने भी लगे और कहने, उन्हें सुन देख के हाँ कहने भी लगे। एक लंबी, मतलब जिसे कहना एक संख्या आई है गीत लिखने वालों की, गज़ल कहने वालों की, कुमार विश्वास साहब की प्रेरणा की वजह से, उन्हें देख सुन के। देवल आशीष, वो भी कमाल हैं, अद्भुत हैं। वो समय से पहले चले गए तो वो एक अलग बात है, लेकिन अद्भुत हैं। लेकिन उनके चाहने वाले आज भी उनके गीत पढ़ते हैं, याद करते हैं, उनकी स्मृतियों में कार्यक्रम करते हैं। डॉक्टर विष्णु सक्सेना, वो भी अपनी जगह देखो, उन्होंने अपना स्थान तो बना ही रखा है। तारीफ शायद खत्म होने लगी है अब, आपकी शब्द खत्म हो रहे हैं तारीफ के, हम इतनी सारी लंबी लिस्ट। हाँ, पर लगभग सब इस तरह सभी अद्भुत हैं। कुछ कहना, मतलब कोई आलोचना या कुछ कहने जैसी बात भी नहीं है कि मैं किसी को नकार दूं। मतलब सारे लोग जन स्वीकार्य तो हैं ही, लेकिन साहित्य भी इन्हें स्वीकार करता है, सारे लोग सुनना चाहते हैं इन्हें, सबका अपना श्रोता वर्ग है। चलिए, रैपिड फायर तो पास हुआ इन सारे नामों में। अब आज जैसा आपने कहा कि तो सूरज को, हाँ, मतलब मैं किसी के लिए कुछ कहूँ, मेरी सामर्थ्य इतनी नहीं है कि मैं इन्हें अच्छा भी कहूँ तो भी मैं छोटा पड़ता हूँ। आपसे जाने से पहले एक आखिरी गीत, कुछ नया जो अभी तक हमने सुना ना हो। हाँ, मेरा भी मन था, लेकिन अब उसके साथ समस्या ये भी है कि मैं मुंह पे चढ़ा हुआ नहीं है, बहुत बार कहीं सुनाया नहीं, तो मैं इसका कागज का सहारा लेना पड़ेगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। कोलाहल के साथ सटी सुनसान गली थी कन्नू,
कोलाहल के साथ सटी सुनसान गली थी कन्नू, हाफ गई थी अपने भीतर इतना चली थी कन्नू, काली होते बची हो ऐसी सांवली थी कन्नू, खुद को ही होशियार समझती बावली थी कन्नू, काली होते बची हो ऐसी सांवली थी कन्नू, खुद को ही होशियार समझती बावली थी कन्नू। उसकी आंखें, एक काली लड़की की आंखें आप देखें, आंखें थी उस टार्च के जैसी जो किसान के हाथों, घनी रात में खेत सींचते लपक झपक जलती है, आंखें थी उस टार्च के जैसी जो किसान के हाथों, घनी रात में खेत सींचते लपक झपक जलती है, आंखें जैसे सूखी पत्तियां पेड़ से बिछड़ी कोई, झील के तल पर संग हवा के इधर उधर चलती है, इधर उधर चलती है, ढेर नमक में रखी हुई मिश्री की डली थी कन्नू, ढेर नमक में रखी हुई मिश्री की डली थी कन्नू, काली होते बची हो ऐसी सांवली थी कन्नू, खुद को ही होशियार समझती बावली थी कन्नू। आगे देखें, लहसुन गंधाते हाथों में मैंने गुलाब देखा था, लहसुन गंधाते हाथों में मैंने गुलाब देखा था, नख चिपके आटे से बनती देखी मैंने गोली, उसके सादे रूप का वर्णन मैंने किया था बरसों, क्या बकते रहते हो अंत में वो गुस्से से बोली, वो गुस्से से बोली, धोखे में काजू के चखी, धोखे में काजू के चखी लहसुन की कली थी कन्नू, काली होते बची हो ऐसी सांवली थी कन्नू, खुद को ही होशियार समझती बावली थी कन्नू। आगे देखें उसका जो सौंदर्य मैंने अपनी तरफ से कहने की कोशिश की, हंसना जैसे अंधेरे घर में दीप कोई जल जाए, हंसना जैसे अंधेरे घर में दीप कोई जल जाए, बोले तो यूं जैसे कलियां फूल बने फल जाए, प्रेम था मेरा उसके लिए उन बारिश की बूंदों सा, टूटी छत से गर्म तवे पर छन्न गिरे जल जाए, छन्न गिरे जल जाए, बाग में थी शहतूत के पर के मच की फली थी कन्नू, बाग में थी शहतूत के पर के मच की फली थी कन्नू, काली होते बची हो ऐसी सांवली थी कन्नू, खुद को ही होशियार समझती बावली थी कन्नू। आखिरी पंक्तियां इसकी, दुख से ऐसा बहना पाके सुख से किया न परिचय, दुख से ऐसा बहना पाके सुख से किया न परिचय, चांद वांद ये सावन वावन उसको छू ना पाते, दहरी पर पसरा अंधियारा रोज हुलस कर मिलता, दहरी पर पसरा अंधियारा रोज हुलस कर मिलता, सांझ को टूटे सपने लौट कर रात रात बतियाते, रात रात बतियाते, दुख ऐसा मन भाया उसको सुख से टली थी कन्नू, काली होते बची हो ऐसी सांवली थी कन्नू, खुद को ही होशियार समझती बावली थी कन्नू, खुद को ही होशियार समझती
बावली थी कन। क्या बात है, क्या बात है दादा। आपने हमें इतना समय दिया, इतने प्यारे प्यारे गीत सुनाए और आप हमारे स्टूडियो में आते रहें। जश्न पोइट्री के देखने वालों को, युवा शायरों को, कवियों को, सुनने वालों को आप कोई पैगाम देना चाहेंगे? शब्दों के गणित या उसमें उलझने, मैं अपना मेरा समझना है कि भाव पक्ष बहुत ज़रूरी है। आप गीत की गढ़न पे या गज़ल की गढ़न पर ध्यान देंगे और भाव पक्ष आपका रह जाएगा तो उसमें प्राण नहीं फूकेंगे। उसमें मैं देखता हूँ फेसबुक की वजह से आजकल कई नए बच्चों को भी पढ़ने का मौका मिलता है, देखता हूँ मैं, तो बड़े पढ़ने में बहुत अच्छे लगते हैं, बड़े ऐसे ऐसे शब्द, खूबसूरत शब्द, लेकिन वो लगता है सिर्फ एक श्रृंगार है, लेकिन उसके अंदर से कहीं कुछ निकल के बात नहीं आ रही कि एकदम चौंका दे करे ये क्या कह दिया, या ये कहाँ से अपने करीब से, ज़िंदगी के करीब से, जीवन के पास से होकर कोई बात निकल गई। प्रेम भी ऐसा ऊपरी जिससे आपने बड़ा सल में सितारे टांग के उसको मतलब आकर्षक बना दिया, लेकिन वो अंदर से कहीं निकलता नहीं है। वो शायद जीवन के एक्सपीरियंस की भी, हाँ, अनुभव की बात भी होती है, लेकिन अनुभव भी होते होंगे, लेकिन वो उसको उस तरह से बहुत ज़ोर से कहो, बहुत बढ़िया बात कहने की कोशिश में शायद वो बढ़िया बात कह नहीं पाते। सहज होकर लिखें तो शायद वो लिख पाएँ, सहज होकर लिखें। कई बार वो सोचते हैं कि बहुत अच्छा कर लूँ, तो कर नहीं पाते हैं। चलिए, अब आपकी बातों से बहुत सारे लोगों को सीख मिलेगी और आप आते रहिए, गीत गाते रहिए, आपको हम देखते रहेंगे। जी, जब भी अवसर मुझे मिलेगा मैं निश्चित रूप से आऊँगा यहाँ। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।